रिकॉर्डिंग ही स्टार्ट, इस पर क्लिक करना था ना, वो कर दिया है मैंने। चलो तो जो भी है कि एक बार आप सबके हाथ में फ़ोन अपना है ही, तो मैं एक बार क्या है कि जो ऊपर लिखे हुए टॉपिक हैं उन्हीं को वापस स्टार्ट से कर देता हूँ, ताकि आपका वापस रिवीजन भी हो जाए, काम थोड़ा हमारा आगे बढ़ जाए। ठीक है, नंबर सिस्टम स्टार्ट किया है। नंबर्स लिखा हुआ है, रियल नंबर्स हैं, इमेजनरी आपको बता ही दिया था मैंने। रियल नंबर क्या होते हैं? विच कैन डिनोटेड ऑन नंबर लाइन, मतलब जिसको हम इजीली नंबर लाइन पे बता सकते हैं। तो अब नंबर लाइन पढ़ते थे छोटी क्लासों में, जैसे हम 0 1 2 3 -1 यू लगाते थे, वो आपके रियल नंबर में आ जाएंगे। और इमेजनरी मैंने बोला था कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आता है, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, कंपटीशन वाले 11th की मैथ के अंदर टॉपिक आता है इमेजनरी नंबर। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी नेगेटिव नंबर अगर हो वो स्क्वायर रूट में नहीं होता, फिर नेगेटिव नंबर का आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो उसको हम इमेजनरी नंबर लेके चलते हैं। रियल नंबर है वो दो टाइप के बताए हुए हैं आपको, रेशनल और इरेशनल, मतलब परिमेय और अपरिमेय। पूरे ढंग से आपको बताया हुआ कि भाई परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है, वो आपको बताया था कि जिसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल परिमेय, और जिसको हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल। ये कुछ एडिशनल पॉइंट भी मैंने आपको लिखा है था भाई, ये हमारे पास है। क्लिक करने की ज़रूरत नहीं थी, है ना? यहीं से वापस आ जाएगा क्या? हो गया ना? तो क्या मतलब अपने पास जैसे क्या रेशनल नंबर, मैंने आपको एडिशनल पॉइंट भी लिखवाए हुए हैं कि भाई कोई भी अगर स्क्वायर रूट हो प्राइम नंबर का, वो क्या होगा, इरेशनल होगा। किसी भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल होता है वो में से क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। पॉइंट्स आपको लिखवाए हुए हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर के बारे में बताया हुआ, इंटीजर क्या है वो बताया हुआ है। ठीक है ना? तो अपने वापस वही कहानी जो है, एक बार आप इसको वापस पढ़ लेना, कुछ कमी लगे मेरे को बता देना। अपने इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, पेज नंबर 4 से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं कि भाई 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, एक ना तो भाज्य है और ना ही भाज्य है। सही है गलत ये बताना है। ठीक है, तो एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, एकदम सही है ये। एक को आप किसी में कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि हमने प्राइम नंबर या भाज्य संख्या का क्या नियम है कि जिसके दो या दो ही, सिर्फ दो ही फैक्टर हों। ठीक है, एक में दो फैक्टर लिख सकते हो, 1 इंटू 1 भी 1 होता है, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 करते तो भी एक ही होता है। इसलिए पहला स्टेटमेंट तो सही है कि भाई 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। दूसरा लिखा हुआ है कि 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक, ये भी सही है एकदम। ठीक है, क्योंकि 0 के लेफ्ट में नेगेटिव नंबर आते हैं और राइट में क्या आते हैं, पॉजिटिव नंबर आते हैं, तो वो तो ना नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव, इसलिए ये भी सही है। इफ़ P एंड Q इज़ इवन देन P एंड Q आर ऑलवेज इवन। अगर वो कह रहा है कि P और Q के गुणा करने पे अगर सम संख्या आ रही है तो हमेशा वो सम ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 इंटू 2 भी अगर आप करते हो तो भी 4 आता है, और 2 इंटू 3 भी करते हो तो भी 6, मतलब 6 आता है। 6 भी इवन नंबर ही है, यानी कि दोनों में से अगर एक भी इवन नंबर है, सम संख्या है, तो रिजल्ट हमें अपन को क्या मिलेगा, सम मिलेगा। दोनों विषम हैं, ऑड नंबर है, तभी आपको क्या रिजल्ट क्या मिलता है, हमेशा ऑड मिलेगा। एक इवन होती तो कहानी वैसे ही खत्म हो जाती है। 3 इंटू 5 15 है, 3 भी ऑड है, 5 भी ऑड है, 3 भी विषम है, 5 भी विषम है, तो 15 क्या आ रहा है, विषम आ रहा है। तो ये एकदम स्टेटमेंट सही है, कोई मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है कि P और Q जो है अगर इवन है तो हाँ ये सही है। कहने का मतलब P एंड Q इज़ इवन देन P एंड Q आर ऑलवेज इवन। दोनों इवन है तो हमेशा इवन होना ही है, एक भी इवन मिलता तो इवन होना ही है, तो एक में तो हो ही जाएगा। √2 एज एन इरेशनल नंबर, √2 एक अपरिमेय संख्या, ये भी सही है, तो गलत कौन सा है फिर? ये P और Q वाला बता रहा है, क्योंकि ना इसके अंदर इसमें लिखा है P और Q दोनों हमेशा सम होंगे। अच्छा, हमेशा जरूरत नहीं है, चलो देखा ही नहीं आगे वाला, आगे वाला देखा ही नहीं। तो भी दोनों हमेशा सम हो जरूरी नहीं है, एक विषम से भी काम चलता है अपना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन दे रहा है कि इफ़ n इज़ ए नेचुरल नंबर, अगर n एक प्राकृत संख्या है तो √n जो है वो क्या होगा, रूट मतलब n नेचुरल नंबर है तो एक से लेके कितना भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको 2 भी आता है, इसमें 3 भी आता है, इसमें 5 भी आता है, तो 2 3 और 5, ठीक है, क्या वो नेचुरल नंबर हो सकते हैं क्या? √2 √3 √5 नेचुरल नंबर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। इसका पहले वाला तो उसमें क्या हो गया, गलत है। कह रहा है ऑलवेज ए रेशनल नंबर, एक परिमेय संख्या हो सकती है क्या? ये भी संभव नहीं है, क्योंकि √2 √3 √5 अगर बार बार देखें तो वो आपका रेशनल नहीं है, इरेशनल होता है। फिर कहता है ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगी, तो ये भी सही नहीं, ज़रूरी नहीं है। फिर लास्ट में लिखा हुआ है कि
या तो नेचुरल है या फिर इरेशनल है, या तो प्राकृतिक है या अपरिमेय, ये हो सकता है चौथा वाला। ठीक है, आगे है ये उज्जवल, उज्जवल ही नाम है ना, आई नहीं आवाज़ वापस, कनेक्ट हो तो गया ना भाई, उसने वो बुक, सर आपकी आवाज आ नहीं रही सही से। आवाज़ नहीं आ रही। सर हेलो मुझे तो आ रही है। उज्जवल, वो एक लिंक भेजा हुआ है, पहले वो बुक डाउनलोड कर लेना, उसी में से हम कर रहे हैं फिलहाल। हेलो सर बुक ओपन है, डाउनलोड कर ली सर मैंने। हाँ, तो उसी से हम कर रहे हैं क्वेश्चन स्टार्टिंग वाले। पेज नंबर कौन सा है सर? पेज नंबर 5 से चल रहा है अभी, पेज नंबर 5 पे फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 3 अब करेंगे उसमें। फिर मैं इसीलिए वापस क्रॉस चेक किया, मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, आवाज़ है कि नहीं। भाई ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो बिना हम मतलब वर्बली कर सकते हैं, सॉल्व करने वाला काम है, वो सॉल्व कर लेंगे साथ साथ में। आगे लिखा हुआ है इसके अंदर के भी विच वन ऑफ फॉलोइंग, इन जो करेक्ट कौन सा सही बताना है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, एक जो परिमेय संख्या है उसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या है, शांत होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्या ये संभव है क्या? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर, किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा टर्मिनेटिंग होगा क्या, ख़त्म होता है क्या? क्या मैं ये जो नंबर लिख रहा हूँ 3.6666666 लिखे ही जा रहा हूँ और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म नहीं हो रहा है क्योंकि मुझे 3 डॉट लगे हुए हैं। भाई ये परिमेय है कि अपरिमेय है? रेशनल इरेशनल जो लिखा हुआ सामने, जो लिखा हुआ है नंबर वो रेशनल है कि इरेशनल, पहले ये बताओ, परिमेय है कि अपरिमेय है? परिमेय है कि अपरिमेय है? जब भी कोई भी संख्या जो है, जैसे 3 डॉट आ गए हैं तो ये नॉन टर्मिनेटेड हो गई, अशांत हो गई, पर रिपीट हो रही है। क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। 6 एक ही नंबर चल रहा है, तो इसका मतलब हम इसको कहीं पे भी रोक कर अपनी जो इच्छा है, वैसे 3.6 भी ले सकते हैं, 3.66 भी ले सकते हैं, 3.666 भी ले सकते हैं। ये रिपीट हो रहा है, इसका मतलब हम इसमें एक निश्चित कुछ मान सकते हैं, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? रेशनल परिमेय संख्या है। तो पहला पॉइंट जो ये कह रहा है ना कि भाई डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर, कोई भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है हमेशा शांत होता है क्या? ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, सही है क्या? फिर दे रहा है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार गैर शांत है। वो तो हो ही नहीं सकता, सही है क्या? नॉन टर्मिनेटिंग है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, कोई भी परिमेय संख्या है उसका जो दशमलव प्रसार है वो हमेशा क्या होगा? मैं बोला था कि पॉइंट बढ़ते रहना, ये पॉइंट लिखे हुए हैं हमारे। ये वही पॉइंट लिखा हुआ है जो आपको बोलेंगे। जैसे चौथा पॉइंट लिखा हुआ है ना, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती होता है, सही है ये। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, भाई ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है, भाई पीछे 3 डॉट भी हैं, जैसे ये लिखा हुआ है 4.5 7 6 3 1 4 2 8 9 6, ऐसा कुछ चल रहा है, रिपीटेशन कुछ भी नहीं है। 3 डॉट का मतलब ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म नहीं हो रहा है, अशांत है और रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हमेशा क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है, अपरिमेय होता है। ठीक है ना? अशांत और अनावर्ती, अशांत और अनावर्ती, रिपीट नहीं होना चाहिए। क्या इस नंबर में रिपीट हो रहा है क्या? 5 7 6 3 1 4 में रिपीट का मतलब यूँ नहीं है जैसे यहाँ पे 6 लिखा हुआ है तो ये 6 वापस नहीं आ सकता। एक पैटर्न रिपीट हो रहा है क्या? पैटर्न कोई रिपीट नहीं हो रहा है, हाँ, सेम पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, ख़त्म भी नहीं हो रहा, चल रहा है आगे से आगे। इसका मतलब ये संख्या क्या होती है? वो हमेशा इरेशनल होती है। तो चौथा पॉइंट हमने क्या एकदम इसके अंदर सही है। समझ आ गई बात? अगला लिखा हुआ है ऑल ऑड प्राइम नंबर्स अप टू 110 आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट। 110 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं को एक गुणा किया जाता है, इस गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? सभी अभाज्य संख्याओं को गुणा करना है, ठीक है।
अब देखो अभाज्य संख्या मतलब अभाज्य नहीं सॉरी विषम संख्या है ना, विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य। अब देखो मैं इसे 15 नहीं ले सकता, मैं इसके अंदर 21 नहीं ले सकता, मैं 27 नहीं ले सकता, क्योंकि 15, 21, 27 ये क्या है इसके अंदर भाज्य है, इनमें किसी न किसी भाग जा रहा है। इसने मुझे बोला विषम अभाज्य लेनी है, तो 2 भी नहीं लेना इसके अंदर। तो शुरुआत कैसे करेंगे, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अभी देखो 15, 25, 35, 45 ऐसा कोई भी 5 वाला अंक जो है, नंबर जो है वो आपका अभाज्य नहीं है, नहीं है ना भाई, इसमें किसी न किसी का तो भाग जाता ही है। समझ गए बात भाई, वो प्राइम नंबर नहीं है भाई। 45 प्राइम नंबर है क्या, पहले ये बताओ, क्या 45 अभाज्य है क्या? नहीं है, इसमें किसी ने भाग, मतलब 45 मुझे लेना ही नहीं है। अब इसमें क्या रहा है कि 5 आ रहा है, क्या आ रहा है 5, इसका मतलब 5 को 3 से गुणा कितना आया 15, 15 को 7 से गुणा कितना आया, मतलब 5, 7, 35 आया, फिर 5 को 9 से गुणा कितना आएगा, यानी कि लास्ट में 5 तो आ रही है। अगर किसी भी अभाज्य संख्या गुणा के अंदर 5 आ जाता है तो इसका मतलब उसका इकाई अंक लास्ट में क्या मिलेगा आपको, 5 मिलेगा, यूनिट डिजिट क्या मिलेगी 5। तो इसका आंसर अपने पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अभी तक हमारी सारी कहानी क्लियर है? ठीक है भाई, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एक्स टू द पावर x+1 एंड x+3 ऑल आर प्राइम नंबर, पावर नहीं है प्लस में ही है भाई। x+1 और x+3, x की कौन सी वैल्यू रखूँ कि जिसके लिए क्या है कि ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हो जाए, प्राइम नंबर हो जाएं। ठीक है, ऑप्शन अपने को दिए हुए हैं, उसी से अपने को ट्राई करना है। ठीक है, ऑप्शन अपने को दिए हुए हैं, उसी को ट्राई करना है। ठीक है, 0 रखूँगा अगर मैं तो 0, 1 और 3 हो जाता है, 0, 1 और 3 हो जाता है। 0 और 1 दोनों ही क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्याएं नहीं है। हमने बोला ना तो प्राइम है ना ही कुछ और। 2 रखूँगा तो क्या आ जाएगा, 2, 3 और 5, तो 2 क्या हो जाएगा, क्या 2, 3 और 5 तीनों प्राइम नंबर है क्या भाई? एक्स की जगह मैं ऑप्शन से उठा के 2 रखता हूँ तो मेरे पास एक तो 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा और एक 5 हो जाएगा। क्या 2, 3 और 5 प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं हैं क्या? ठीक है, 1 रखने पे क्या आ रहा है, 1, 2 और 4 मतलब नहीं है। 101 रखूँगा तो क्या आ जाएगा, 101, 102 और 105 मतलब नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2। ऐसे क्वेश्चन को हमें क्या करना है, ऑप्शन से ही चेक करके ख़त्म करना है। अगला लिखा हुआ है कि भी n² - 33, n² - 31 एंड n² - 29 ये सारी के सारी प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो n के संभावित मानों की संख्या क्या है, जहाँ पे n एक पूर्णांक है, n के संभावित मान बताने हैं। संभावित मान मतलब एक पॉसिबल है, संभावित मतलब यूँ नहीं कि भी यहाँ पे अब 1, 2 या 6 मुझे दिया गया है, टोटल कितने मान लो, हो सकता है कि भाई 4, 5 और 7 3 संख्याएं हैं जो यहाँ पे सेट कर रही है, या मान लो 7, 9, 11, 15 ऐसे 4 संख्याएं आ गई। तो ऐसी कितनी संख्याएं पॉसिबल है ये वो पूछ रहा है। ठीक है, तो फिलहाल ये कह रहा है कि n² - 33, n² - 31 और n² - 29। ठीक है, तो अपने वो जैसे ऑप्शन में मतलब सॉल्व कर रहा है कि भाई सब में 2 का डिफरेंस दिख रहा है भाई। n² - 33, n² - 31 भाई, n² तो फिक्स है। मान लो मैं n की जगह 10 लिख देता हूँ एक बार, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। तो ये क्या दिया हुआ है, 100 - 33, 100 - 31 और 100 - 29। तो आगे तो 100 फिक्स ही है, तो 100 - 33 करूँ कितना होगा 67, 69 और 71। तो तीनों में 2 का डिफरेंस है। तो इसने बोल दिया कि सब में 2 का डिफरेंस तो है, ये तो कन्फर्म है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर n² - 33 बराबर मैं 3 ले लूँ एक उदाहरण के तौर पे। अब 3 ही क्यों लिया, उसका रीज़न भाई हमारे पास n² है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है n², इसके बराबर में कोई पूर्ण वर्ग संख्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो तो भी काम चलेगा भाई। देखो n² - 33 मेरे पास है। ठीक है, मैं एक बार मान लेता हूँ बराबर 0 कर देता हूँ एक बार, एक उदाहरण के तौर पर समझने के लिए। अब मैं इसको करूँ n², ये उधर जाएगा कितना हो जाएगा प्लस का 33। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। तो इसने क्या किया कि भाई हम क्या करते हैं कि भाई एक बार अपने सहूलियत के हिसाब से इसके बराबर में कुछ ऐसा नंबर ले लेते हैं जिससे क्या है कि 33 में ऐड करने पे वो क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसने क्या, एक उदाहरण के लिए n² - 33 इक्वल में कितना ले लिया, 3 ले लिया। तो n² इक्वल कितना हो जाएगा 36 हो गया। n की वैल्यू क्या आ जाएगी ±6। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, कहने का मतलब ये है भाई कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है ना,
अभी जैसे इसने बोला कि भाई अब मेरे पास प्लस माइनस है, यानी कि दो संख्या यहाँ पे संभव है, इसने बोला है। ठीक है, अब ये कब करेगा ऐसा काम? अभी अपने पास जितने भी प्राइम नंबर हैं एक बार बोल के देखना कितने कितने हैं। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, फिर 17, फिर 23, फिर 29, फिर 31, फिर 37, मतलब आगे जो भी है, जो भी चल रहा है उसमें कोई सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, पर 3, 5 और 7 इनमें सीक्वेंस बनता है कितने का? 2-2 का, और यहाँ पे 2-2 का ही डिफरेंस है। तो आप 3 ले लो, चाहे 5 ले लो, चाहे 7 ले लो, तीनों में से कोई भी ले लो, ये आपका रिजल्ट यही आएगा। अभी अगर आप 3 लोगे तो 33 हो गया, 5 लोगे तो एन स्क्वायर में 31 वाला केस हो जाएगा, और 7 लोगे तो क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर में 29। ठीक है, और ये वो क्वेश्चन है जो आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर चांस में पूछते हैं, नहीं पूछते, पर आप कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है, जैसे आपको प्राइम नंबर्स की जो कहानी है, बस की जो कहानी है वो याद हो जाए। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? आवाज़ आ रही है ना मेरी? यस सर। क्या नाम है? श्रद्धा जी, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ सर। अभी तक ये 6 क्वेश्चन में कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, आ गए समझ। नहीं भी याद रट लिया सीधे ही, क्योंकि ये क्वेश्चन फिक्स है। अभी तक के जो आपने क्वेश्चन पढ़े हैं ये सारे कंसेप्ट वाले क्वेश्चन थे, अगर आएंगे तो एज इट इज़ ही आएंगे, इनमें कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि ये वो रिजल्ट हैं जो आपको याद रखने हैं, वही है। अगला कह रहा है द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स इज 100, इफ वन ऑफ देम एक्सीड्स अनदर बाय 36 देन वन ऑफ द नंबर इज। 3 अभाज्य संख्या हैं, तीनों का योगफल 100 दिया हुआ है, यदि इनमें से एक किसी दूसरी संख्या से 36 अधिक है तब इन संख्याओं में से एक संख्या है। ठीक है, अभी क्या कहानी है, इसने मुझे बोला है कि 3 अभाज्य संख्याएं हैं, 3 अभाज्य संख्याएं हैं, उनका योग दिया हुआ है मुझे 100। ठीक है, अब इनमें से कह रहा है एक जो है दूसरे 36 ज़्यादा है। अगर मान लो एक x है, दूसरी x + 36 है, अभी दी तो मुझे 2 ही है, तीसरी कहाँ है? ठीक है, इसने मुझे दिया है कि तो उनमें से कोई एक संख्या बतानी है। ठीक है, तो चलो, मुझे तो इसका तरीका कभी आज तक आया ही नहीं। ठीक है, तो ट्राई करते हैं, ऑप्शन से ट्राई करते हैं। पहले 17 दिया हुआ है, 29 दिया हुआ है, 43 दिया हुआ है। ठीक है, तो 17 से देखें तो अगर भाई ये दिया हुआ है, मान लो x + 36, तीसरी मुझे नहीं पता, y बराबर मैं मान लेता हूँ एक बार 100। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा 2x + y बराबर करूँ तो हो जाएगा 64। और यहाँ पे तो मुझे प्राइम नंबर चाहिए, 2x + 6। यहाँ की कहानी तो इसका तो सॉल्व किया वो भी समझ नहीं आ रहा मुझे। तो आपको कुछ समझ आ रहा है कि क्या किया इसने? हाँ, जो उसने सॉल्व किया कुछ समझ। एक है ना, आपने बचपन में कहीं क्वेश्चन पढ़ा होगा जिसमें वो कहता है कि भाई 3 नंबर को जोड़ना है, उसमें कुछ जोड़ने पे इतना आता है, ना जोड़ सकते हो ना घटा सकते हो, और ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अभी एक काम करते हो, मैं आपको कुछ नंबर बोलता हूँ, आप वो नंबर को नॉर्मली ऐड करो और देखो कितना आता है। 3, 5 और 7 को ऐड करने पे कितना आता है? 5 और 7 को 7 × 10 = अच्छा, 7, 11 और 13 को ऐड करने में कितना आता है? 7, 11, 13, 31। अच्छा, 11 को जोड़ता हूँ 13 में आता है 24, 24 को जोड़ता हूँ 17 में आता है 41। अब मुझे लाना है 100, यानी कि इवन नंबर, सम संख्या लेके आनी है। कोई भी 3 प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर, कोई भी 3 विषम अभाज्य संख्याएं जोड़कर आप मुझे 100 ला के बताओ पहले तो। क्या कोई भी 3 विषम अभाज्य संख्याओं को जोड़ना है, एनी 3 ऑड प्राइम नंबर, और रिजल्ट आना चाहिए 100। पॉसिबल है? सोचो,
भाई अगर पॉसिबल नहीं है भाई, कोई भी 3 नंबर, चलो प्राइम छोड़ देता हूँ एक और मैं, छोड़, कोई भी 3 नंबर लेने हैं, कोई भी 3 नंबर, और रिजल्ट आपका आना चाहिए इवन। तीनों इवन नंबर लोगे आप तब तो संभव है, तीनों और लेने पे आ जाएगा क्या? 3 प्राइम छोड़ दो, मैं प्राइम की बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कोई भी 3 और नंबर ले लो, विषम संख्या ले लो, आपको 100 मिलता है क्या? जोड़ के देखो मिलेगा क्या? क्या पता मिल ही जाए, ट्राई करो भाई। सिंपल सा उदाहरण है कि 1 3 5 7 9, देखा जाए तो ऑड नंबर यही है, लास्ट में तो यही मिलना है, इनमें से कोई भी 3 ले लो और 0 बनता है क्या? देखो 3 लेके बनाना है, इसका मतलब अगर मुझे सम संख्या लानी है जोड़ने में तो कम से कम एक इवन नंबर तो चाहिए, एक सम संख्या तो चाहिए। तो इसने मुझे क्या बोल दिया है कि मुझे लेने हैं प्राइम नंबर लेने हैं खाली, भाज्य संख्या लेनी है 3, ठीक है, इसने कुछ नहीं बोला। और तो इसका मतलब अगर मुझे 100 लाना है, 100 का मतलब क्या है कि इवन नंबर है, तो इसका मतलब एक इवन प्राइम नंबर तो मुझे चाहिए ही चाहिए, एक सम अभाज्य संख्या तो चाहिए चाहिए। तो एक कितनी होगी? 2। एक अगर x हो जाती है तो दूसरी कितनी हो जाएगी? x प्लस 36 बराबर में कितना है? 100। अब 2 क्यों किया ये आप समझ ही गए होंगे, और यही इस क्वेश्चन का लॉजिक है भाई। इस क्वेश्चन में ये क्यों कह रहा है भाई, इसने 2 ले लिया ना, क्यों लिया 2? इसने लेने का कारण क्या है कि भाई आप कोई भी 3 नंबर को जोड़ते हो और आपको रिजल्ट चाहिए इवन नंबर, तो आपको कम से कम एक इवन नंबर तो चाहिए चाहिए। तीनों इवन हो तो भी इवन आएगा, 2 इवन हो तो रिजल्ट आएगा क्या इवन? 2 इवन नंबर और एक ऑड नंबर लेना है और रिजल्ट इवन आना चाहिए, आता है क्या? कोई भी 2 इवन नंबर ले लो और एक ऑड नंबर लेना है, 2 विषम संख्या है और एक सम संख्या है, रिजल्ट आना चाहिए इवन, आता है क्या? 2 4 लिया मानो 6, 1 जोड़ती 7 हो गया, 3 जोड़ती 9 हो गया, 5 जोड़ती 11 हो गया, समझ गए बात? तो या तो एक इवन नंबर हो या फिर तीनों इवन नंबर हो, तभी जाके रिजल्ट क्या आपको मिलेगा? इवन मिलेगा। कहानी समझ आ गई? इसीलिए इसने क्या किया है, साथ में 2 को लिया है। अगर यहाँ पे कहते ना 4 ऑड प्राइम नंबर, कोई भी 4, तब आपका रिजल्ट इवन आ सकता था, क्योंकि देखो 3 और 5 कितना होता है? 8, 8 में 7 जोड़ा कितना हुआ? 15, 15 में वापस जोड़ना 11, कितना हो गया? 26। तो 4 लेता, 2 लेता, 6 लेता तो रिजल्ट क्या आ सकता है? इवन संभव है। पर अगर 3 संख्याएं ले रहा है और उसको रिजल्ट चाहिए इवन, 5 संख्याएं ले रहा है रिजल्ट चाहिए इवन, 7 संख्या ले रहा है रिजल्ट चाहिए इवन, तो उसमें हर एक में कम से कम 2 तो एक बार आएगा ही आएगा। समझ आ गई बात? तो ये कहानी है, इसमें लॉजिक अच्छा क्वेश्चन है, चाहो तो मार्क कर लेना, बाद में घर पे कहीं लिख लेना, या चाहे कोई पीडीएफ किसी करना हो या लिख लो इस क्वेश्चन को। ये अच्छा रिजल्ट है कि भाई जब भी आपको कोई भी, मैं लिख देता हूँ साथ में, इसका इसने कंसेप्ट बताया, देखो ऊपर आपका पेज नंबर 3 निकालो एक बार, इसी में जब मैं बोलना चाह रहा हूँ कंसेप्ट। पेज नंबर 3 देखो, ऑड इंटू ऑड, ऑड लिखा हुआ है, ऑड इंटू इवन लिखा हुआ है, पास में लिखा हुआ है देखो, ऑड प्लस माइनस ऑड करोगे तो इवन आएगा, इवन प्लस माइनस इवन करोगे तो इवन आएगा, ऑड प्लस माइनस इवन करोगे तो ऑड आएगा। ठीक है ना? इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए क्वेश्चंस कर रहा है। ठीक है, इसीलिए वो जो भी ऊपर चीज़ें लिखी हुई एक बार ज़रूर पढ़ लेना। तो जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ वो आपको मैंने ऊपर दिखाई दिया। क्वेश्चन नंबर है 8वां है क्या? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और कह रहा है विच वन ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है। ऑफ 2 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स 1 इज इवन, 2 लगातार पूर्णांकों में से एक सम है, बताया क्या भाई? इसमें जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका फर्स्ट पॉइंट है वो सही है क्या? कोई भी 2 कंजिक्यूटिव इवन इंटीजर, सॉरी 2 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, उनमें से एक इवन है, 2 लगातार पूर्णांकों में से एक सम होता है क्या? 2 लगातार वाले पूर्णांक हैं, पूर्णांक कौन से होते हैं? पूरे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4,
क्या कोई भी दो लगातार मैं उनमें से उठा लेता हूँ तो क्या उनमें से कोई एक सम या इवन आएगा क्या? एक दो लोगे तो दो आ गया, दो तीन लोगे तो दो आ गया, तीन चार में चार आ गया, पाँच छः में छः आ गया ना। तो पहला वाला तो सही लग रहा है, बाकी पता नहीं। स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 8n+1। कोई भी विषम पूर्णांक है उसका जो स्क्वायर है यानी कि वर्ग जो है वो 8n+1 की फॉर्म में होगा। पहले तो कोई भी विषम पूर्णांक ज़रा बताओ मुझे क्या होता है? ऑड इंटीजर क्या होता है? 3, 7 और 9, 5, 11, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या हैं? विषम पूर्णांक हैं। क्या है? विषम पूर्णांक यानी कि ऑड इंटीजर। इनका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करता हूँ तो कितना आता है? 9। इसका स्क्वायर करता हूँ तो कितना आता है? इसका स्क्वायर करता हूँ तो कितना आता है? इसका स्क्वायर करता हूँ तो कितना आता है? ठीक है, अब मैं 8 का पहाड़ा लिख रहा हूँ। 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 81, सॉरी कितना होता है? 72 रह गया क्या? 72 और 80। ठीक है, अभी देखो थोड़ा सा इस पे गौर करो। इसमें एक जोड़ूंगा तो 9 आता है, इस पे गौर करो। इसमें एक जोड़ूंगा तो 25 आता है, इस पे गौर करो। इसमें एक जोड़ूंगा तो 49 आता है, आगे वैसे ही 80 वाला हो जाएगा। ठीक है, क्या मैं इसको तो ये लिखा हुआ है, इसको मैं लिखता हूँ 8 × 3 + 1 लिख सकता हूँ क्या? इसको मैं 8 × 6 + 1 लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ। तो हम नॉर्मली क्या बोलते हैं कि जब भी वो 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी चलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? n ही बोलते हैं। तो मान लो मैं एक रिजल्ट बना दूँ कि भाई 8n रख देता हूँ, जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ 6 लिखा हुआ है ना, n लिख देता हूँ, प्लस करके 1 कर दूँ। इसका मतलब आप n की जगह कुछ भी रख के देख लो। अब मान लो n की जगह अगर मैं रख देता हूँ 10, 8 × 10 + 1 कितना हो गया? 81। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या? किसका है? तो इसका मतलब इसने जो कहा है सेकंड पॉइंट कि स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर, किसी भी विषम पूर्णांक का जो वर्ग होता है उसको आप 8n+1 के रूप में लिख सकते हो। लिख सकते हो क्या? इसको चेक करने का बढ़िया तरीका एक और भी है। जैसे मान लो 169 आपके पास नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है ये? 169 13 का है। 13 का है तो 13 आपको पता है कि भाई क्या बोलते हैं, ऑड इंटीजर है, विषम पूर्णांक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी विषम पूर्णांक है, पहले हिंदी में लाइन बोलता हूँ कि कोई भी विषम पूर्णांक जो है, कोई भी विषम पूर्णांक उसका जो वर्ग है ना, उस वर्ग को जब भी आप 8 से भाग लगाओगे ना तो हमेशा शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। इस लाइन का मतलब ये है शुद्ध भाषा में कि कोई भी अगर विषम पूर्णांक है उसके वर्ग को अगर 8 से भाग लगाया जाएगा तो शेषफल हमेशा कितना आएगा? 1। इफ एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, if square of is divided by 8, it always leaves remainder 1. If square of any odd positive number is divided by 8, then it leaves remainder 1. हमेशा होगा ये ऐसा। लिख लिया आपने हिंदी में कि जब भी किसी भी विषम पूर्णांक के वर्ग को, विषम पूर्णांक संख्या के वर्ग को 8 से भाग लगाने पर शेषफल 1 आएगा। ठीक है ना? एक बार हम और ट्राई कर लेते हैं। देखो 289 है, 289 है, परफेक्ट स्क्वायर है, मुझे पता है। ठीक है, किसका है स्क्वायर? ये शॉर्ट में निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं ना। 100 और 400 के बीच है, 10 और 20 के बीच है, पीछे 9 है, तो या 13 होगा या 17 होगा। ये किसके पास में है? इसके पास में, तो इधर वाला उत्तर हो जाएगा 17 का है। अब 289 को आप 8 से डिवाइड करके देखो,
8 3 जा 24, कितना बच गया 4 9, 8 6 जा 48, रिमाइंडर कितना आ गया 1। ये कह रहा है भाई, यहाँ पे ये कह रहा है 8 फिक्स है, 1 फिक्स है जो चेंज हो रहा है वो ये है, उसको हमने क्या नाम दे दिया n। यहाँ पे n क्या हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, कितने भी टाइम हो सकता है। समझ आ गई बात। तो क्या दोनों सही है क्या इसके, दोनों सही है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग एक्सपेंशन है, मतलब अशांत पुनरावृत्ति है। ये क्वेश्चन करने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूं। पहले ये क्वेश्चन में एक अच्छा नया लॉजिक है, वो भी लिखेंगे हम। ये जो बीच में मैं लाइनें बोलता हूँ ना, वो स्टार बना के अपने पास लिखते रहना, क्योंकि ये वो है जो आपको सीधा रिजल्ट की तरफ लेके जाएंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि मैंने यहाँ पे लिखा है 100 और ऊपर लिखा है 17, क्या इसका फाइनल रिजल्ट आएगा क्या, फाइनल रिजल्ट तो आएगा भाई, 0.17 हो जाएगा, रिजल्ट तो फाइनल है ना। अगर मैं यहाँ पे 1000 कर दूँ तो 0.017 हो जाएगा। अगर मैं नीचे 10,000 कर दूँ तो रिजल्ट 0.0017 आएगा। यानी कि नीचे अगर 10 की पावर का कुछ भी है, 1000 10,000 लाख 10 लाख कुछ भी है, तो फाइनल रिजल्ट तो तय है, कंफर्म हो। ठीक है, यानी कि मैं कहूँ कि मैं 10 को लिखता हूँ 2 × 5, मैं 100 को लिखता हूँ 2 × 2 × 5 × 5, या ये कह लूँ 2 की घात 2 और 5 की घात 2 कह दूँ। ऐसे जब 1000 आएगा तो वो क्या हो जाएगा, 10 की घात 3 कह लो, तो इसका मतलब दोनों की घात 3 3 हो जाएगा। समझ रहे हो बात। यानी कि नीचे अगर 2 की घात में कुछ और 5 की घात में कुछ हो, नीचे अगर सिर्फ 2 की घात में कुछ और 5 की घात में कुछ हो, तो जो रिजल्ट है वो हमेशा ही क्या आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा, यानी कि शांत आएगा। ये तय है, पॉइंट लिखा हूँ पूरा एग्जैक्टली, एक बार रुको। ये तय है, बात मान गए। इसका मतलब अगर कोई मुझसे कहे कि मुझे चेक करना है किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, दशमलव प्रसार चेक करना है, वो शांत है या अशांत, अगर वो शांत है या अशांत है, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसका मतलब अगर जो डिनोमिनेटर है, नीचे जो हर दिया हुआ है ना, ये इसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, हर। तो इसका जो डिनोमिनेटर है, हर है, वो क्या होना चाहिए, 2 की घात और 2 या 5 की घात के अंदर होना चाहिए। समझ रहे हो बात। अगर ऐसा होगा तो संभव है। अगर बाई चांस मान लो मैं लिखता हूँ, मैंने लिख दिया 12/1200, क्या इसका रिजल्ट टर्मिनेटिंग आएगा, आएगा, 1/100 हो गया। ठीक है, क्या मैं यहाँ लिखता हूँ 25/6,250 लिखता हूँ, मान लो उदाहरण के तौर पे, यानी ये पहले ही तय लिख देता हूँ, एक बार 1,250 लिख देता हूँ, एक बार यहाँ पे 1,250 कर देता हूँ, तो ये रिजल्ट आएगा, देखो 1 में आ जाएगा 30, सॉरी 50 आएगा क्या, क्योंकि 25 के पहाड़े में 5 बार आता है, 1/50, इसका मतलब क्या हो गया, 5 × 10 हो गया, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 1/5 की घात 2 और 2 की घात 1। 5 और 2 की घात अलग अलग हो सकती है, मना नहीं है, पर होने सिर्फ 5 और 2 की घात चाहिए, उसके अलावा कुछ भी होगा तो दिक्कत होगी। तो यहाँ पे आप लिखो किसी भी शांत दशमलव प्रसार के लिए, किसी भी शांत दशमलव प्रसार के लिए, किसी भी शांत दशमलव प्रसार के लिए किसी भिन्न का हर किसी भी भिन्न का हर 2 की घात n और 5 की घात m रूप में होना चाहिए।
For a terminating decimal expansion for a fraction, denominator should be of the form of 2 to the power n और 5 to the power m. ठीक है, अगर मुझे शांत दशमलव प्रसार चाहिए तो जो डिनोमिनेटर है हर जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, 2 की घात n और 5 की घात m रूप में होना चाहिए, सिर्फ इन्हीं की, इनके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। अब कुछ एग्जांपल हम यहाँ पे करते हैं। देखो, जैसे मैं लिखता हूँ 2 की घात 3, 5 की घात 2 और 3, क्या इसका शांत दशमलव प्रसार आएगा क्या? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा क्या इसका? 2 और 5 के अलावा कुछ भी मिल जाए नहीं होगा, 2 और 5 के अलावा कुछ भी मिल जाए कभी नहीं होगा, तो इसका डेसिमल जो एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। मैंने लिखा हुआ है 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2 इंटू लिख दिया मैंने 25, 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2 25, क्या संभव है? क्या ओ भाई जी, हैं भाई 2 की घात 3 लिखी हुई है, 5 की घात 2 लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है, क्या इसका प्रसार शांत होगा या नहीं होगा? हो जाएगा, क्योंकि तो वो 5 की घात में। हाँ या ना? खाली हाँ, आपका कारण पता है? भाई 25 है वो क्या होगा, 5 की घात 2, तो 2 और 5 की घात ही बन रहा है। अगर मान लो यहाँ पे लिख दिया जाता है 1/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2 इंटू 20 लिख दिया है मैंने, क्या संभव है क्या? 20 लिखा है, 20 का मतलब क्या है? 5 इंटू 4, 4 का मतलब क्या है? 2 इंटू 2, तो अभी भी ये क्या है, इसी की फॉर्म में है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर 5 या 2 की घात वो अलग अलग हो सकती है, मना नहीं है, ठीक है, पर उसके अलावा कोई और होगा तो ये दशमलव प्रसार कभी भी शांत नहीं होगा। समझ गए बात? तो हमारा क्वेश्चन अब देखते हैं हम, इसमें हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि इनमें से किसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। भाई पहले दे रहा है, कह रहा है कि भाई 15/1600, भाई 1600 का मतलब क्या होगा? 16 इंटू 100, तो ये तो कर ही रहा है। 16 का क्या हो जाएगा? 2 की घात 4, इसका मतलब ये तो हो जाएगा, तो ये तो अपना आंसर जो पूछा वो नहीं है। 23/8 है, तो नीचे 23/2 की घात 3 आ गई, 2 आ गया है, 2 अकेला 5 भी आ सकता, मना नहीं है, ठीक है। जैसे 2 की घात n और 5 की घात m बोला हुआ है ना, तो इस वाले केस में देखो 5 की घात कितनी है? 0 है। यहाँ पे मैं 5 की घात 0 लिख दूँ, क्योंकि किसी की बात 0 जो होती है वो हमेशा कितना होता है? 1, तो ये लिख सकता हूँ, इस फॉर्म में कोई दिक्कत है नहीं। तो दूसरा वाला भी संभव नहीं है। फिर अगला बोला 35/50, आराम से हो जाएगा, तो 5 × 10 हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं। अगले वाले में लिखा हुआ है 17/6, 6 का मतलब 2 × 3 हो रहा है, 3 आ गया, गड़बड़ हो जाएगी, इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 2 पूर्णांकों P, D और Q, एक P और Q ही है, ठीक है ना, इंग्लिश में चेक कर लेना सही लिखा हुआ ऊपर। 2 ही पूर्णांक दिए हैं, P और Q दिए हुए हैं, जो कि सापेक्षतः अभाज्य हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स P एंड Q, दोनों ही 1 से बड़े हैं और दोनों ही प्राइम हैं, आपस में प्राइम हैं, ठीक है। अब भैया ये तो मुझे थोड़ा कम ही समझ आया है, तो क्वेश्चन समझाओगे कि मुझे एक बार? आप समझ लो, मुझे समझा दो भाई। क्वेश्चन मतलब जो भी है, कहना क्या चाह रहा है, मुझे थोड़ी अंग्रेजी कम ही समझ आती है, गणित ही कम समझ आती है वैसे तो। क्वेश्चन समझाना है विद रीजन कि भाई ये क्यों, कैसे, क्या है। तब तक मैं अभी देखता हूँ। हाँ, आपस में भाग नहीं जाता, दोनों आपस में अभाज्य हैं, मतलब
जैसे 3 और 5 दिया हुआ है ना, 3 और 5 आपस में भाज्य हैं, मतलब अभाज्य मतलब खुद संख्या भाज्य होना ज़रूरी नहीं है। इसने बोला है पी एंड क्यू, दो इंटीजर दिए हुए हैं, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है दो पूर्णांक है पी और क्यू, ठीक है, वहाँ नहीं बोला है, और दोनों एक से बड़े हैं, मतलब 2 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं, दिए हुए पूर्णांक हैं, इंटीजर हैं, और दोनों आपस में भाज्य हैं। मतलब क्या है, अगर मैंने 8 और 7 ले लिया, ये दोनों है तो पूर्णांक ही, इंटीजर हैं, आपस में भाग नहीं जाते। पर इसने ये नहीं बोला कि भाज्य संख्या ही है, संख्याएं भाज्य नहीं लेनी, आपस में भाज्य हैं, एक दूसरे में भाग नहीं जाएगा। 4 और 6 क्या भाग जाते हैं एक दूसरे में? नहीं जाते, 4 और 6 का भाग एक दूसरे में नहीं जाता, ठीक है। अब इसके साथ मेरे को क्वेश्चन समझाओ आगे। संख्या तो कोई भी हो सकती है सर, भाग नहीं जाना, तीनों राइट होंगे। नहीं होगा। इसमें ये है, संख्या कोई भी लो चाहे, बस भाग नहीं जाना चाहिए। यही भाई इसने कंडीशन ये रखी है, कोई भी दो इंटीजर लेना है आपको, पूर्णांक लेने हैं, दोनों एक से बड़े हों, आपस में भाग नहीं जाना चाहिए। ये 3 कंडीशन को ध्यान रखते हुए आपको ये तीनों में से सही बताना है। वो कह रहा है कि बोझ पी एंड क्यू में है, में भी प्राइम नंबर्स, क्या दोनों प्राइम नंबर हो सकते हैं क्या? तो ये कंडीशन क्या ऊपर वाली सेटिस्फाई करती है क्या? दोनों प्राइम नंबर है, 5 और 7 मान लो, इसने उदाहरण दे दिया है, 7 और 11 दे दिया है, तो क्या ये 7 और 11 इंटीजर है क्या? इंटीजर में आते हैं ना पूर्णांक में, तो पहली कंडीशन राइट कर दी इसने। दूसरा ये कह रहा है कि क्या ये अभाज्य हैं आपस में, भाई आपको जो भी ऑप्शन दिया हुआ है ना, ये ऑप्शन ऊपर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, तब तो सही है, नहीं तो नहीं है। क्या हो रहा है तो वो देख लो। भाई इतना तो मान के चलो कि कोई सा भी प्राइम नंबर हो, कोई सी भी भाज्य संख्या हो, या कोई सा भी ऑड नंबर हो, या कोई सा भी इवन नंबर हो, वो सारे के सारे आपके इंटीजर में तो आते ही हैं, पूर्णांक में तो आते ही हैं। तो इसने मुझे देखो बोला है अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों भाज्य संख्याएं हैं, पी और क्यू में अभाज्य दूसरी भाज्य हो सकती है, तो भाज्य अभाज्य पूर्णांक तो है ही। कोई भी प्राइम नंबर हो या कोई भी कंपोजिट नंबर हो, कोई भी भाज्य अभाज्य संख्या हो, वो इंटीजर में आपके पूर्णांक में तो आएगी आएगी। इसका मतलब ये एक कंडीशन तो ये तीनों क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहे हैं, समझ गए बात। दूसरी कंडीशन हमें क्या चेक करनी है, क्या ये सारे के सारे आपस में वो हो सकते हैं क्या, नॉन डिविजिबल, आपस में अभाज्य हो सकते हैं क्या? तो इसने पहली कंडीशन दी है कि दोनों अभाज्य हैं। अभाज्य तो वैसे भी एक दूसरे में भाग जाता ही नहीं, 5 7 7 11 कुछ भी ले लो, तो पहला वाला सही है। दूसरा कह रहा है कि दोनों भाज्य संख्याएं हो सकती है, दोनों भाज्य हैं, मतलब 8 और 4 और 6 में उदाहरण दिया था आपको पहले, 4 और 6 उदाहरण दिया था ना। 4 संख्या भाज्य है क्या, भाज्य है, प्राइम है कंपोजिट है, क्योंकि इसमें 2 का भाग जाता है। 6 भी भाज्य है, पर इन दोनों का आपस में भाग नहीं जाता, तो ये कंडीशन पॉसिबल है, दूसरा भी सही हो गया। तीसरा ये कह रहा है कि एक भाज्य है दूसरे भाज्य होनी चाहिए, कोई भी ले लो, 3 ले ली और 9 ले ली, 3 और 9 लेनी है, 3 भाज्य है, 3 भाज्य है नहीं है, 3 अभाज्य है, प्राइम नंबर है। 9 भाज्य है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों इंटीजर हैं, दोनों पूर्णांक हैं, और दोनों आपस में सॉरी 3 और 9 तो 3 और 15 नहीं है, 3 का 9 हो जाएगा, 9 का 3 तो नहीं है। 4 और 9 सॉरी 4 और 9, 4 और 9 नहीं, 5 और 9 लेंगे, 5 और 9 सही एग्जाम्पल है। 5 लिया है, 5 अभाज्य है, प्राइम है, 9 भाज्य है, दोनों का आपस में भाग जाता नहीं, दोनों इंटीजर हैं। इसका मतलब ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो हैं, जो ऊपर 2 कंडीशन दी हुई है उनको सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए तीनों के तीनों सही हैं। क्या गुरुजी सेट है? अब मैं स्कूल की तरह करता हूँ, हाँ क्वेश्चन करा दिया आपको, बाकी आप कर लेना। सर इसमें ऐसे नहीं बताना किस तरह के क्वेश्चन आते, कुछ भी आ सकते हैं। नंबर सिस्टम से बड़ा नुकसान यही है, उसमें कोई पैटर्न नहीं है, और जो नंबर सिस्टम समझ में आ गया ना, उसको कहीं नुकसान नहीं है।
क्योंकि कहीं भी लगा सकता है। आधी रीजनिंग नंबर सिस्टम है, आधी रीजनिंग जो आप करते हो नंबर सिस्टम पे है। सीरीज़ वाले जो क्वेश्चन आते हैं जितने भी हैं वो सारे के सारे, तो आप हाँ आपका उसमें भी काम आएगा, कंप्यूटर में भी बहुत काम आता है ये। जिसका दिमाग प्रोग्रामिंग चलता है ना उसको नंबर सिस्टम जल्दी समझ में आएगा कि कहाँ कब कौन सा लॉजिक लगाना है। प्रोग्रामिंग में आप जब करते हो जो भी बनाते हो उसमें आपका दिमाग उस हिसाब से उस लेवल पे काम करता है। तो नंबर सिस्टम ये है कहाँ कौन सा लॉजिक लगाना है पता नहीं है। ठीक है भाई, जब भी आप मैंने अदर क्वेश्चन कोई भी करते हो, अदर टॉपिक कोई भी करते हो, जैसे मान लो बार बार एक ही नाम लेता हूँ, प्रॉफिट लॉस का लेता हूँ, तो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट का लॉस का फॉर्मूला तो लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा। हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं वो फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, चाहे भले वो एक लाइन भी लगाओ चाहे कुछ पूरे लगाओ। यहाँ पे ये नहीं है। अभी तक आपने 11-12 क्वेश्चन पढ़े हैं, हर क्वेश्चन में कोई ना कोई अलग लॉजिक है। ठीक है, कितने 10 हो गए ना। 11वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है बताना है। 2 से अधिक 2 अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 से विभाज्य होता है। ले, द डिफरेंस ऑफ 2 प्राइम नंबर्स बोथ ग्रेटर देन 3 बोथ ग्रेटर देन 2 इज डिविजिबल बाय 2। पहली बात, जब भी ऐसा क्वेश्चन है मैंने कहा कि एक एक कंडीशन को अप्लाई करो। इसने मुझे सबसे पहले क्या बोला है कि 2 से ज़्यादा 2 अभाज्य संख्या है, मतलब 2 से बड़ी लेनी है, दोनों ही प्राइम नंबर। तो बड़ी मतलब 3 और 5 ले लूँ, 5 7 ले लूँ, 7 11 ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, दोनों 2 से बड़ी होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो वो लगा दी। दूसरा क्या है, दोनों प्राइम होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए, वो भी लगा दी। अब कह रहा है जो भी नंबर आपने लिए हैं उनका अंतर डिफरेंस है 2 से डिविजिबल होना चाहिए। 3 5 लेते हो तो 2 आता है, 5 11 लोगे तो कितना आएगा 6, 5 11 लोगे कितना आएगा 6। क्या 6 2 से डिविजिबल है। 11 और 17 लोगे तो क्या आएगा 17 और 31 लोगे तो कितना आएगा डिफरेंस 14 का आएगा, 2 से भाग जाता है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो सही है। फिर दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, 2 भिन्न पूर्णांकों m n और एक अभाज्य संख्या p के लिए यदि p गुणनफल m इंटू n को विभाजित करता है तब p या तो m को या n को विभाजित करेगा। ठीक है, फॉर 2 डिफरेंट इंटीजर्स m n and a prime number p, if p divides the product of m into n then p divides either m or n। पता नहीं उसको लैंग्वेज को समझते हैं ऐसे। देखो मैं ये कह रहा हूँ जो इसमें बोला हुआ है 3 इंटू 5 को 3 से भाग लगा रहे हैं, 12 इंटू 7 को 3 से भाग लगा रहे हैं, 4 इंटू 15 को 2 से भाग लगा रहे हैं। पहले खाली ये समझ लो मैं लिख रहा हूँ, खाली इन सब में एक चीज़ लिखी है कि जो भी नंबर नीचे लिखा हुआ है वो ऊपर 2 संख्याएं लिखी है उनमें से किसी एक से कटता है, इसमें भी कटता है इसमें भी कटता है। समझ गए बात। अब वापस मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, पहले इंग्लिश में देखते हैं। फॉर 2 डिफरेंट इंटीजर्स m n, अलग अलग इंटीजर लिए हुए हैं m और n, जहाँ एक लिया मैंने 3 5, एक लिया 12 7, एक लिए 4 और 15। क्या ये सारे के सारे इंटीजर हैं? इंटीजर तो है ही, कहानी ख़त्म। फिर ये कह रहा है इफ़ p डिवाइड्स द प्रोडक्ट ऑफ m इंटू n, अगर जो p है वो इनके प्रोडक्ट को यानी कि गुणा को अगर विभाजित करता है देन p डिवाइड्स आइदर m और n, तो जो p है ना वो या तो m को डिवाइड करता है या फिर n को डिवाइड करता है, या तो m को या n को। क्या संभव है भाई? इसको मैं ये इसका कहने का मतलब ये है कि भाई जैसे मेरे को बोलता है कि भाई मैंने एक m लिया है 6, n लिया है 7, ठीक है, और p कोई भी नंबर लूँगा, अभी बाद में देखते हैं। इनको मैं प्रोडक्ट करता हूँ, कितना आता है 42, ठीक है। अब 42 को मैं 3 से भाग लगाता हूँ। मैंने m लिया है 6, n लिया है 7, इनका कर दिया प्रोडक्ट 42। अभी कह रहा है इस 42 को मैं 3 से भाग लगाता हूँ। अगर ये 42 3 से विभाजित है, डिविजिबल है पूरा पूरा, जो कि है 14, आराम से हो रहा है, तो ये कह रहा है कि इसका मतलब जो ये
p है ना वो इन दोनों में से किसी एक को भी विभाजित करता है तभी ये ऐसा कर पाएगा। तो हो रहा है क्योंकि 3 6 को विभाजित करता है। समझना की बात, स्टेटमेंट समझ गए? सही है इसका मतलब, ठीक है। बोर बहुत करेगा मैं जानता हूँ, पर ये हर क्वेश्चन एक स्टेटमेंट है। 15 भी स्टार्टिंग के जो 30 क्वेश्चन है वैसे ही हैं, बाकी सॉल्व करने वाले हैं। अगला दिया हुआ है, यदि एक संख्या 6n-1 है, यह n एक धन पूर्णांक संख्या है, तो यह एक अभाज्य संख्या है। सॉरी, इफ अ नंबर इज ऑफ द फॉर्म 6n-1 देन इट इज़ अ प्राइम नंबर। अगर ये कह रहे हैं 6n-1 के रूप में है, किसके रूप में है? 6n-1 के रूप में है, तो ये एक प्राइम नंबर होगा, हमेशा अभाज्य संख्या होगी। क्या ऐसा है क्या? आप n की जगह अलग अलग मान रखो। जैसे मैं लिखता हूँ कि मैं यहाँ पे 6n-1 है, अगर मैं n की जगह 1 रखता हूँ रिजल्ट कितना आएगा? n की जगह 2 रखता हूँ रिजल्ट कितना आएगा? n की जगह 3 रखूँ रिजल्ट कितना आएगा? अभी तक तो प्राइम नंबर चल रहे हैं, पर मैं n की जगह 6 रख देता हूँ तो कितना आएगा? 35, जो कि प्राइम नंबर नहीं है। है क्या? समझ गए बात? तो हर जगह ये सेटिस्फाई नहीं होता, इसका मतलब ये सही नहीं है। अगला कह रहा है, 3 अभाज्य संख्याओं का केवल एक ही समुच्चय है जिसमें 2 निकटवर्ती अभाज्य संख्याओं में 2 का अंतर है। देयर इज ओनली वन सेट ऑफ 3 प्राइम नंबर सच दैट देयर इज ए गैप ऑफ 2 बिटवीन 2 एडजेसेंट प्राइम नंबर। ऐसा एक ही संभव है, 3 5 7 लगातार, उसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर का जो सीक्वेंस बनता है ना, उसमें लगातार 3 नंबर ऐसा नहीं है जिसमें 2 का डिफरेंस हो। अलग अलग है, जैसे 17 23 में 6 का हो गया, 23 29 में 6 का हो गया, 29 21 वापस 2 का है, पर ये आगे नहीं चलता। खाली 3 5 7 यही एक ऐसा युग्म है 3 संख्याओं का जिसमें सब में 2 का डिफरेंस है। तो ये एक रिजल्ट है सीधा का सीधा, ये फिक्स क्वेश्चन है, ये रिजल्ट है। 3 5 7 एक ऐसा अभाज्य संख्याओं का युग्म है जिसमें सब में 2 का अंतर आता है। 3 संख्याओं की बात करें तब ये है, ठीक है। अरे ले आओ भाई, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई कहानी की दिक्कत कोई? अभी तक हर क्वेश्चन एक स्टेटमेंट है, इसलिए बोर करता ही है, ध्यान रखना, ठीक है। करे बोर तो करते रहना, अपना तो एक ही काम है, सिलेक्शन करवाना। उसके बाद इसको ना तो पढ़ना है ना ही कुछ और, ठीक है ना। और हाँ, सिलेक्शन के लिए चीज़ और आपको याद दिला दूँ, बता दूँ, अगर आप लोगों ने MSc की हुई है या कर रहे हो तो अच्छे से करना, और उसके साथ साथ में नेट का फॉर्म ज़रूर भर देना। नेट क्लियर करने की जितना जल्दी उसे कोशिश करना, क्योंकि एक फ़ाइल है जो वित्त विभाग में जा चुकी है, मंजूरी का इंतज़ार है। 50 कंप्यूटर लेक्चरर की पोस्ट आएगी, कंप्यूटर लेक्चरर नहीं कॉलेज में, सॉरी कंप्यूटर प्रोफेसर कहूँ तो मैं, उनकी पोस्ट कम से कम 50 की है, ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। अभी आएगी तो आगे वापस पता नहीं कब आएगी, 2026 में भी आ सकती है, 27 में भी आ सकती है। रिक्वायरमेंट है, नेट क्लियर होना ज़रूरी है, ठीक है। और कॉलेज लेक्चरर उसके बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हो। हाँ, कंडीशन ये है कि जब आपका एग्ज़ाम हो उस वक्त अगर आप नेट का फॉर्म भरा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट आने से पहले पहले आपका नेट क्वालिफाइड हो जाना चाहिए। समझ आ गई क्या बात? और सिलेबस नेट का, कंप्यूटर अनुदेशक का और कॉलेज लेक्चरर का, तीनों का एकदम सेम है, कोई छोटा मोटा फ़र्क हो तो बात अलग है, ठीक है ना। तो ज़रूर उसके हिसाब से ही तैयारी करें, ठीक है। और कॉलेज लेक्चरर जब अगर आप बन जाओगे गलती से भी तो सिर्फ 1.5 लाख रुपये महीना तनख्वाह होगी स्टार्टिंग में, और कुछ नहीं है, ठीक है, ज़्यादा नहीं होगा। अनुदेशक लोगोगे तो कहाँ का कुछ 40,000 मिलेंगे, लेक्चरर में फालतू को 1.5 लाख मिलेंगे, तो उसी हिसाब से तैयारी करना, ठीक है। तो वही है, अगर आपने MSc की हुई है तो नेट की तैयारी में जुड़ जाओ, क्योंकि नेट का अनुदेशक सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। जिसका नेट क्लियर है उसको अनुदेशक में दिक्कत वैसे भी नहीं आनी, ठीक है। और 99% है कि 2000 या जुलाई के आसपास इसका नोटिफिकेशन आएगा, या फिर नेक्स्ट ईयर आएगा ज़रूर, ये बात तय है। 50 ही पोस्ट है, ये बता दूँ, इतनी आती कॉलेज लेक्चर नॉर्मल, ज़्यादा नहीं आती, क्योंकि अभी तक क्या है, कंप्यूटर को इतनी मान्यता मिली नहीं है हर जगह, हर कॉलेज में। लेक्चर गेस्ट फैकल्टी से काम चल रहा है, कि जिन कॉलेज में है वहाँ गेस्ट फैकल्टी से काम चल रहा है।
हाँ, तो जैसे अभी NEP लगी है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके तहत क्या है कि अभी कंप्यूटर कंपल्सरी सब्जेक्ट में है, और जब कंपल्सरी सब्जेक्ट है तो उसके हिसाब से जो टीचर्स भी हैं वो भी अब कंपल्सरी यानी कि परमानेंट बनेंगे, तो मौके हैं। तो नेट क्लियर आपका ज़रूरी है, एकदम ध्यान रखना, उसके बगैर आप उस एग्ज़ाम को दे तो सकते हो, रिजल्ट से पहले क्लियर होना ज़रूरी है। हर 6 महीने में आता है, तो करके रखें। हाँ, जुलाई, मार्च में शायद फॉर्म भर जाएंगे, फरवरी या मार्च में फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम जुलाई में या जून में होता है, जो भी है, तो वो ध्यान रखना। तो आपका नेट का सिलेबस, अनुदेश का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, नेट का थोड़ा ज़्यादा ही होगा, कम तो नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा, ठीक है ना। वैसे भी कंप्यूटर का जो भी एग्ज़ाम होता है ना, IE को छोड़ के, प्रोग्रामर का या कोई भी गिनती का एग्ज़ाम है राजस्थान सरकार के अंदर, अभी जैसे अनुदेश नया जुड़ा है, मेनली प्रोग्रामर कहता हूँ, कोई भी एग्ज़ाम है उनका जो सिलेबस है एकदम फिक्स है, सेम है, वो यही है नेट का ही। वो नेट का सिलेबस ऐसे उठा के सब जगह रख देते हैं, ये करो बस, समझ गई बात। इसलिए छोटा सा फ़ायदा हमारे पास है कि अगर हम नेट लेवल की तैयारी करते हैं, हमारा सारा काम क्या है, आसान रहेगा, ठीक है ना। तो दिमाग में आया, आपको बता दिया, काम का लगे तो अच्छी बात। हाँ, इतना ज़रूर है, कॉलेज लेक्चरर अगर आप बनते हो तो बीकानेर में तो उम्मीद है ही नहीं। बीकानेर में है 3 सीट हैं शायद, 3 या 5 सीट होगी बीकानेर में भी, फिक्स कॉलेज। वो नंबर अगर आपका अच्छा है तो ज़रूर मिल जाएगा यहाँ पे, नहीं तो फिर वही बात है, ठीक है, बस उतना ही है। इसलिए वो 1.5 लाख रुपये आपके 50,000 के बराबर ही लगेंगे अगर आप बीकानेर में नौकरी लग जाते हो, मतलब आपका जो भी होम टाउन है, जो भी होम टाउन आपका है, जो भी है वो बीकानेर ही अपना, उसमें 50,000 और बाहर जाके 1 लाख, वो बराबर ही मान के चलो, ठीक है। पर एक कॉलेज लेक्चरर है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा जो आगे है वो ये कह रहा है कि AB is 2-digit prime number where A is not equal to B. If digits are reversed, new number is BA is also a prime number. Then find sum of all such numbers. हे राम, बड़ा अधूरा काम है। देखो, AB कोई भी अभाज्य संख्या दी हुई है, AB का मतलब 2 अंकों की ही है, ठीक है, लिखा हुआ है इसमें साहब, AB is 2-digit prime number, 2 अंकों की संख्या है। अब 2 अंकों की प्राइम संख्या कितनी है, ऐसी ढूंढनी है जिनको उल्टा सीधा करने को एक जैसी दिखती हूँ, ठीक है, दोनों ही प्राइम मिले, मतलब दोनों ही प्राइम मिले। और जैसे मान लो 13 है, 13 का उल्टा कितना होगा, 31, दोनों प्राइम है, समझ गई बात। हाँ, अब जैसे मैं मान लो अगर आप कह दूँ कि भाई 41 है, 41 का उल्टा कितना होता है, 14 प्राइम नंबर नहीं है तो ये लेना नहीं है। 17 हो गया, उसका 71 करना है, दोनों सेट है। 23 का 32 हो जाता है, 29 का 92 हो जाता है, तो उसके साथ भाई 2 वाला तो कोई मिलेगा ही नहीं। जो मिलेंगे ना वो दोनों के अब कहाँ मिलेंगे, जो ऑड नंबर से हैं, जैसे 11 की लाइन हो, 31 की लाइन हो, क्या कहते हैं उसको, 51 की लाइन हो, उसी में मिलने के चांसेज हैं। क्यों? क्योंकि जो भी इवन नंबर वाली है, जैसे तो मान लो 23 है, 23 का उल्टा करते पीछे 2 हो जाएगा, वो इवन हो जाएगा, कहानी खत्म। अगर आप 41 करते हो तो घुमाती वो इवन बन जाएगा, कहानी खत्म। इसका मतलब 11 की, 31 की, 51 की, 71 और 91, इन्हीं लाइनों में आपको देखना है। जैसे 19, 11, 13, 17, 19 ये तो हो ही गए कन्फर्म है एकदम, क्योंकि इनके उल्टे भी हैं। 11 बोला है कि 11 था ही, सॉरी है ना, उल्टा से देखिए से हो तो 11, 13, 17, 19 तो हो गए, 17, 19 हो गए। 15 खुद भी नहीं ना प्राइम नंबर, 15 खुद भी नहीं है, चलेगा। अभी जैसे मान लो 37 करते हो तो पॉसिबल है, हाँ तो पॉसिबल है, वो प्राइम नंबर है। ऐसे अगर आप करते हो 59 का नहीं चलेगा, 57, 53 नहीं, 51 की तो कोई लाइन है ही नहीं, क्योंकि पीछे 5 है, तो 5 तो वैसे भी वो होता है। 71 वाले हो गए पहले ही, तो इसके बाद हमारे पास नंबर क्या बचे देख लो, खाली 4 ही नंबर बचेंगे। इसने वो मना कर दिया, वो कह रहा है कि दोनों सेम नहीं लेने, क्योंकि उल्टा इसने बोला है ना, वो करी हम देखी नहीं है, आपने जैसे गौर किया ना, इसने बोला ए और ए इज नॉट इक्वल टू बी, वो हमने मेरे दिमाग से निकल गया, तो 1, 1 दोनों बराबर, वो लेना ही नहीं, 11, 77 तो लेनी ही नहीं हैं, 13, 7, 91,
79 सही है, 79 हाँ सही है एकदम, चल रहा ना तो ठीक है। फिर 8 पेड़ मिले अपने ये को। तो बहुत ऐसे लंबा सवाल है। लंबा कहाँ होगा? सभी को पहले बताएंगे, उनको बाद में जोड़ेंगे। हाँ जोड़ने का अलग है, पर लॉजिक फटाफट लगा है। देखो आप एक एक नंबर लिखने बैठे हो, उसको मैंने छोटा कर दिया, क्या छोटा किया कि भाई अपने को 11, 31, 51, 71 यही लाइन देखनी है, क्योंकि इवन वाले तो देखने ही नहीं। उसमें भी काम आसान हो गया, क्यों? क्योंकि 51 वाली लाइन वैसे काम नहीं है कि उल्टा करके पीछे 5 आएगा, 5 जो भी है वो कभी भी क्या होगा, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो ये लॉजिक ऐसे बना फटाफट, वही आपका दिमाग, ये वो क्वेश्चन है जो आपको लगेगा मुझे आता है और टाइम भी खाएगा, तो वैसे क्वेश्चन है, ठीक है। तो भी है, इसको करना आप आराम से। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। हमारा फिलहाल काम ये है कि हमारा लॉजिक कितना चलता है दिमाग, स्पीड तो बात की बात है। अगला क्वेश्चन दिया मैथ आती है, रीजनिंग आती है? किसमें? फर्स्ट पेपर 50 क्वेश्चन मैथ के, 50 रीजनिंग के, जीके 50 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं। पासिंग वो जीके में करंट पासिंग 40% तो मिनिमम कर भाई, जैसे जनरल ओबीसी के लिए 40% मिनिमम है और एससी के लिए 35% है, तो आपका 150 का पेपर 100 नंबर का ही होगा। क्वेश्चन 150 भले ही हो, पेपर 100 नंबर की था, ठीक है। यानी कि आप 3 क्वेश्चन करोगे तब जाके से आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगर आपके 3 क्वेश्चन सही होंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, लॉजिक ये है, समझ गए बात? तो इसका मतलब आपको 100 नंबर का है, 40 नंबर लाने हैं, इसका मतलब आपको लगभग 60 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे तब जाके आपके 40 नंबर आएंगे। नेगेटिव मार्किंग 60 ही किए मैंने, 60 के 60 सही है तो आपका 40 नंबर तो हो गया, पहला क्राइटेरिया तो पास हो जाएगा। पिछले वालों को 40 ही नहीं आए भैया। कई जने थे ऐसे जिनका सेकंड पेपर में 90, 80 ऐसे नंबर हैं, फर्स्ट पेपर में 20 नंबर ही हैं। दोनों के बराबर होने चाहिए। दोनों में 40 तो कम ज़रूरी है, अच्छा कंपलसरी है। कंपल्सरी, ऊपर भले कितने हैं। बता जाते हैं इसमें। कईयों के सर के भी इतने अच्छे नंबर थे सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर से करनी हुआ तो 40.6 सेकंड पेपर, बाय चांस लक बाई चांस एकदम वही है। कोई ऐसा एक हुआ था, एक क्वेश्चन था लक भी जरूरी है, खाली मेहनत एकदम ज़रूरी है। देखो मेहनत वेस्ट कभी नहीं होती, वो कभी न कभी काम आती है, ठीक है। और कई बार आप मेहनत कर रहे हो जिस चीज़ के लिए, वो आपको नहीं मिलती, इसका मतलब उससे बेटर चीज़ आपका इंतजार कर रही है, ये कंफर्म है, ये बात मान के चलो, ठीक है ना। ये अगर आपने मेहनत की है और नहीं मिल रही है, तो मेहनत ही नहीं की है और नहीं मिल रही हो तो आपको पता ही फिर, ठीक है। कई जने हैं जिनकी किस्मत काम वास्तव में करती है। आपका जो अनुदेशक का पेपर पिछला हुआ था उसमें एक 20 साल का लड़का, 21 साल का था, पता नहीं, सूरतगढ़ में पोस्टिंग है उसकी, फिलहाल नौकरी लगा तो 21 साल का था। उसके दोनों में 40 नंबर है। आपने बताया तो फिर मैं पास हो गया। हाँ उसने 100 के 100 क्वेश्चन कर दिए थे, पता नहीं क्या कैसे सिस्टम सेट बैठा, तो उसके दोनों में 40 हैं। 21 साल का लड़का नौकरी, अब 21 साल का लड़का अगर 50,000 की जॉब लग जाता है तो भैया 30 साल का आएगा तो ऐसे ही बराबर हो जाएगा। अपना क्या एज फैक्टर होता है कि आप 21 ईयर के हो, उस वक्त अगर आप 30 साल जाकर नौकरी लगते हो तो वेल एंड गुड है, क्योंकि उस वक्त स्टेबल में हो। 30 उम्र, जैसे आपकी उम्र 30 साल हो गया, वैसे भी 17-80 हज़ार कमाने लग जाओगे तो अपने काम ऐसे हो जाएगा। अगर आप 30 साल में नौकरी लगते हो तो कम से कम 50 से 52 हज़ार की लगो। अगर आप 35-37 में लगते हो तो कम से कम 60 की लगनी चाहिए, पर लगी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लगनी एक भाई, तब जाके आप उसके बराबर रहोगे। भाई 21 का जो क्राइटेरिया है वो 30 से स्टार्ट करे, 30 वाला 40 से स्टार्ट करे, 35-37 वाला अगर 60 से स्टार्ट करे, तब वो क्या है कि उस एज में आते दोनों बराबर रहेंगे। समझ गए बात? वो बात की बात सब तो जो भी है, मुख्य बात ये है कि भाई आप अपने जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो हिसाब से करें कि भाई आपका जो नेट का एग्ज़ाम है, अगर आपने एमएससी की हुई है कंप्यूटर में, कोई मास्टर की डिग्री हो, एमएससी अभी नहीं, क्या बता रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। ये तो फिर से आ जाएंगे तो कुछ टाइम। नहीं हाँ आएंगे ज़रूर, अब तो ज़्यादा है, पर कम से कम 3 से 4 साल तो लगेगा। कॉलेज लेक्चरर में कम से कम 3-4 साल गैप तो होगा ही होगा। अनुदेशक वाला जब बदला आएगा, इसका तो पता ही अनुदेशक वाले में भैया देखो 3 चीज़ें हैं। ये भर्ती तो आ रही है, ये भर्ती उन पदों पे हैं जो वैकेंट रह गए हैं, नए पद नहीं बने हैं। अगर नए पद नहीं बनते हैं तो दिक्कत ये है कि फिर आगे भर्ती ही नहीं आएंगे, और ये इतने ही पोस्ट रहेंगे और इतने ही सरकारी कर्मचारी लगे हुए रहेंगे। समझ गए बात? नई भर्ती वैकेंसी आई थी, उसमें से 8,000 कुछ लग गए थे। 6,500 6,500 तो 3,500 फिर से पोस्ट कम आई है। 3,500 ही है। सर क्या करें, पिछली वाली है। हाँ ये तो मुझे उसी पता में भी इतना है जो बच गए, कई जने जैसे कुछ बाद में भी लगे हैं ऐसा कुछ। और मेन क्या हुआ है
कि इनमें से कुछ पोस्ट जो है ना वो उन पे भर दी, अनुकंपा नौकरी में भर दिए हैं कईयों को। अनुकंपा मतलब ये होता है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी है, उसका मतलब देहांत हो जाता है रिटायरमेंट से पहले, और उस घर में कोई मतलब फिक्स कोई चीज़ ना हो, इनकम का सोर्स ना हो, तो उस परिवार में से किसी एक को अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है, अगर वो बंदा एलिजिबल हो उस चीज़ के हिसाब से। तो वो है, तो उससे भी कुछ पोस्ट भरी गई है, ठीक है ना। चीज़ें बहुत हैं, प्रार्थना करो कि भाई आपका नंबर इसी में आ जाए, और नहीं तो अगली भर्ती आए। क्योंकि रीज़न छोटा सा ये है कि भाई इसमें वो पे ग्रेड बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, कैडर बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, तो वो संभव नहीं है। भाई वो कह रहे हैं लेक्चरार के बराबर का हमें दो। भैया लेक्चरार का मतलब क्या होता है कि जिसने कॉलेज, वो जो स्कूल लेक्चरार है, फर्स्ट ग्रेड है, वो उन्होंने बीएड किया हुआ है, एमएससी किया हुआ है, कैडर है। आप बीसीए कर रहे हो, 3 साल का कोर्स है, आपने क्या किया हुआ है? 1 साल का पीजीडीसीए। आपने क्या किया हुआ है? बीसी के में एमएससी का लास्ट साल। एमएससी। कम से कम आपने 5 साल इन्वेस्ट किए हैं। अब जिसने 4 साल की डिग्री कर रखी है इंजीनियरिंग, जिसने 3 साल की कर रखी है, जिसने 1 साल की कर रखी है, सब बराबर। तो अगर एक ही वो सबको दिया हुआ है, इसका मतलब अब 1 साल का कोर्स जो है वो ग्रेड फर्स्ट ले तो नहीं जा सकता, समझ गए बात। तो इसलिए ये तो पॉसिबल है ही नहीं। ये हो सकता है कि ये जो फिलहाल पोस्ट है इसको डाइंग कैडर घोषित कर दे और एक नया ही कैडर बनाए। ऐसा नहीं कि कभी आएगा ही नहीं, रूपांतरित रूप जरूर आएगा, क्योंकि जो एनईपी चल रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके हिसाब से हर स्कूल में कंप्यूटर लैब होना अनिवार्य है। कंप्यूटर लैब के साथ कंप्यूटर टीचर भी अनिवार्य है, समझ गए बात। तो वो तो ज़रूरी है ही, समझ गए बात। तो आएगा ज़रूर, 2028-2030 तक पूरा ही रूपांतरण होकर चीज़ बढ़ेगी। अभी आपके पास मौका है, 2000 पोस्ट है, उसको फाइट करो अच्छे से, क्योंकि जो थे पुराने जो लगे हैं उनमें से कईयों ने छोड़ा ही है उसको, कईयों ने बदली ही है। तो बेटर कुछ तो जो किसी और में भी लग गए तो वैसे छोड़। वैसे नहीं, एक सिंपल से छोटा सा बताता हूँ, वो तो है ही आप जो कह रहे हो। अभी आपको पता है कि सुबह उठना है, घर का जो काम करना है, बच्चों को स्कूल रेडी करके स्कूल भेजना है, सब कुछ करना है, ये आपको सब पता है, ठीक है। अभी मान लो आप लोग, स्पेसिफिकली आपकी बात कर रहा हूँ, आपको भेजा जाए नानी ससुराल, आपका जो भी हस्बैंड की तरफ से जो ननियाल है वहाँ आपको जाना हो, और वहाँ जाए काम तो करना है, ये तो तय है। क्या करना है पता नहीं, तो हम वेट कर रहे हैं हमारे को क्या काम करना है, समझ गए बात। हमारे पे क्या कंडीशन आ गई कि वहाँ के बड़े जो बोलेंगे वो करना है, यही कंडीशन है। तो अनुदेश्य के लिए एग्जैक्टली अभी यही लाइन बोली गई है कि उनके वर्क प्रोफाइल के अंदर यही लिखा हुआ है कि जो भी संस्था प्रधान बोलेगा वो इनको करवाया जाएगा, और वो कुछ भी करवा सकते हैं। तो ये जॉब प्रोफाइल नहीं बढ़िया, ठीक है। अब काम आता है कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अकाउंट में आपके प्रोबेशन में 17,000 और प्रोबेशन के बाद लगभग 43-44,000 आपके खाते में आएंगे, वो अच्छा है, और टाइमिंग भी अच्छा है, तो वो कोई दिक्कत है नहीं, अपने को उससे प्रॉब्लम है नहीं, बात वही है। तो वर्क प्रोफाइल के हिसाब से प्रोफाइल नहीं है। तो जो आपको काम दिया, एक होता है कि भाई मुझे पता है, मुझे जाते ही मुझे क्लासें लेनी है, मुझे पता है मेरा टाइमिंग ये है, आपको पता ही नहीं करना क्या है, कब क्या करने को मिल जाए। तो कुछ जगह ये चीज़ें आ रही है, आज कुछ 10 दिन ये नया काम करना है, 10 दिन ये काम करना है, 10 दिन वो करना है। ये समझ लो आपको एज ए स्टेप नहीं यूज़ किया जाता है मेनली। तो कोई वहाँ नहीं है तो आपको लगा दें, कोई टीचर नहीं है तो वहाँ आप जाओगे, कोई कंप्यूटर काम करने वाला नहीं है तो आप करवाएंगे। तो वो चीज़ें हैं, तो स्पेसिफिक प्रोफाइल नहीं है। बोला गया है कि जो बेसिक अनुदेशक है वो 8वीं या 10वीं तक कंप्यूटर पढ़ाएंगे, किसको पढ़ाएंगे? ना लैब है, ना बुक्स है, ना कुछ और। कंप्यूटर नहीं होता है स्कूलों में। तो हिंदी आप पढ़ा सकते हो बिना किसी इक्विपमेंट के, मतलब कोई दिखाए। अंग्रेजी पढ़ा सकते हो, गणित भी पढ़ा सकते हो, विज्ञान भी कुछ कुछ ऐसे बता सकते हो। कंप्यूटर का प्रैक्टिकल कैसे कराओगे भैया? फिर मैं बोलूँ कि भैया आपको विंडो खोलनी है तो जाके विंडो खोल देगा, बताना तो पड़ेगा ना कि ये विंडो खोला, कुछ भी नहीं मतलब। जिसको वो बात है ना, अंग्रेजी में थोड़ा दिक्कत आती है बच्चों को, तो वो कंप्यूटर कहाँ से पढ़ेंगे। जो भी है, खुशी इसी बात की है जो आपके अकाउंट में टाइम पैसा आता है। लॉकडाउन जैसे कोई चीज़ हो जाए तो आप खाते में पैसा आएगा, छुट्टी में घर पे हो तो पैसा आप खाते में आएगा, तो वो चीज़ें हैं। तो स्टार्टिंग बढ़िया है। मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि आप उसकी तैयारी साथ में रखें, क्योंकि प्रोग्रामर की एक पोस्ट आती है, वो है फर्स्ट ग्रेड की पोस्ट। सिलेबस सेम है, एकदम सेम है, ठीक है। और वर्क प्रोफाइल अच्छा है, बहुत अच्छा है। तैयारी आगे से आगे चलती रहे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये
रिकॉर्ड हो गया है ना. If m is the number of prime numbers between 0 and 50 and n is the number of prime numbers between 50 and 100, then what is the m minus n equal to? तो m 0 से 50 के बीच में कोई भाज्य संख्या है और n 50 से 100 के बीच में कोई भाज्य संख्या है, तो m माइनस n किसके बराबर आएगा? जीरो से 50 के बीच में कोई भी प्राइम नंबर लेके देखो, कोई भी 13 ले लेते हैं एक बार, 13, 13, और 51 से 100 के बीच में कोई भी प्राइम नंबर 59 लो क्या? 59 तो आएगा नहीं सर. 50 से 100 के बीच में तो सर 59 तो प्राइम नंबर है, पर प्राइम नंबर नहीं लेना क्या इसने? प्राइम नंबर ही कहा है. लेना तो प्राइम नंबर ही है. 59 ले लेंगे. तो m माइनस n किसके बराबर आएगा? जो ऑप्शन दिया उनमें से आना चाहिए ना सर. मेरे को तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया. कह रहा है कि इफ़ m इज़ द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 to 50 एंड n इज़ द प्राइम नंबर. सर ये कह रहा है कि एक वैल्यू 0 से 50 के बीच की होनी चाहिए, एक 50 से 100 की भी, और दोनों को माइनस करने पे जो वैल्यू है वो इन ऑप्शन में से एक आनी चाहिए. वो कैसे संभव दोनों है? अभाज्य संख्या होगी. सर 50 से 100 में जो नंबर्स प्राइम नंबर सर ये कह रहा है कि जो 0 से 50 जितना प्राइम नंबर है वो 5 है, ऐसा कह रहा है ये. भाई इसने जो बोला है उसके हिसाब से करके देखते हैं पहले तो. पता नहीं क्या है. 0 से 50 के बीच में कोई भी प्राइम नंबर घने ही है, और अभाज्य भी होनी चाहिए वो. 13, 17 बज ही है, और 50, 100 के बीच में मान लो 59 हो गई, 61 हो गई, पर वो वाली बात ही नहीं कुछ. भाई इसने तो लिखा है 50 सर पढ़ने से में 100 के आने वाले कितने हैं, शायद ये है शायद. ऐसा तो नहीं है कि मतलब बीच में कितनी अभाज्य संख्या है दोनों के. हाँ करके देखो एक बार और कितनी उन गिनो. दोनों को आपस में घटाने पे क्या वही लग रहा है ये सरदार जी भी यही बोल रहे हैं. देखो कितनी है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 37 बाद 41, 43 और 47, 15, तो ये है 0 से 50 के बीच में. और उसमें आ जाएगी 53, 59, 61, 67 और 71, 79, 83, 89, 89 के बाद होती है 97, 97 और एक कौन सी रहेगी, 10 होनी चाहिए. 53 है ना, 53, 53, 59 हो गया, 61 हो गया, 67 हो गया, 65 रुपये, 71, 73, 73 रहेगी, 73 रहेगी. ठीक है, ये वही कह रहा है. सही कह रहे हो, सही कह रहे हो. कह रहा है कि भाई m जो है 0 से 50 के बीच अभाज्य संख्या है टोटल, और 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्या है. थोड़ा लैंग्वेज का है इसमें बैरियर, वो वाली बात है. चलो जो भी है, फ़िलहाल तो आज हम यहीं पे रोकेंगे. आप आगे सारे क्वेश्चन में पढ़ते जाएं, ठीक है. कल अपना टाइम हम दो रखेंगे, कितने बजे? 10 चलेगा ना कल दिया, ठीक है. चलो कल यही रख लेते हैं. अगले पूरा डायरेक्शन डिस्कस करके शनिवार को देखेंगे कितने बजे रखना है. कल यही ठीक है, आगे देखेंगे. आज तारीख कितनी है? नंबर तारीख है 23, 24 है ना, 24/01. जीके वाला बता देते हैं, वो कहानी समझा देते हैं ताकि वो क्लियर हो उसको ही. रीजनिंग कैसे करनी है? रीजनिंग तो सही करेंगे. आपका करनी सर वो आगे देखें, करनी नहीं है अभी.
मतलब आराम से करो। 150 में से मतलब 60 क्वेश्चन तो मिनिमम वहाँ पे सही है। जिसको मैथ आती है सिलेक्शन पक्का है फर्स्ट में, तो मतलब मैथ रीजनिंग कोई भी समझ लो उसका आती हो जाएगा। तो मैथ्स हो जाएगी तो मैं आपको एक तो सारी चीज़ें थोड़ा सा क्लियर कर दूं, जैसे सर ने भी मुझे एक बार बोला था। 10 मिनट आपके लेता हूँ। देखो पहली बात, हमारा मेन प्राइम टारगेट जो है फर्स्ट पेपर ही है। फर्स्ट पेपर में आपके 3 सेक्शन हैं, 50 मैथ के, 50 रीजनिंग और 50 आपके जीके के। ठीक है, मैथ का हम काम कर रहे हैं धीरे धीरे और धीरे धीरे चलाएंगे। रीजनिंग जब स्टार्ट करेंगे हम धीरे धीरे नहीं चलाएंगे, हम उसको खींचेंगे क्योंकि उसमें एक ही तरह क्वेश्चन है, वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है और आप भी धीरे धीरे करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे बात आ रही है जीके वाली, अब क्या होता है कि जीके आपसे दिक्कतें हैं। जीके के 3 तरीके हैं आपके पास करना चाहो तो। पहले आपको थोड़ा 50 क्वेश्चन डिवाइड कर दूं, वो कितने आते हैं। 50 में से आपके 18 से 22 क्वेश्चन आते हैं राजस्थान ज्योग्राफी के। 18 से 22 क्वेश्चन राजस्थान ज्योग्राफी के आते हैं। लिखना चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो आपके 18 क्वेश्चन हैं, 18 से 22 क्वेश्चन राजस्थान ज्योग्राफी के ही आते हैं। इसका मतलब जिसको राजस्थान ज्योग्राफी याद है, इसका मतलब वो 20 क्वेश्चन आराम से सही कर सकता है। मैं नहीं कहता कर देगा, कर सकता है, मतलब कोई बार क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा होता है। तो अगर एक उदाहरण के देखा जाए, अगर आपने मैथ अच्छे से तैयार कर ली या रीजनिंग तैयार कर ली, दोनों में से कोई एक, मान लो आपने मैथ इतनी तैयार की 50 में से 35-40 क्वेश्चन आपको आते थे, एकदम सही है। 35 क्वेश्चन मान लो मैथ के सही है। रीजनिंग आपकी थोड़ी थोड़ी करके आपने 25 क्वेश्चन कर दिए और 20 क्वेश्चन आपने कर दिए जीके के। 80 क्वेश्चन हो गए, सिलेक्शन तय। 150 में से 80 क्वेश्चन आपने कर दिए, इसका मतलब आपके लगभग हो गए 54 मार्क्स हो गए। इतने 100 में से बहुत होते हैं, समझ गए बात। एक उदाहरण बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद आपका जो जीके वाला पोर्शन है उसमें लगभग 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं करंट जीके के, कम से कम। ठीक है, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक में होता है, किसी भी सिलेबस के टॉपिक में अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, तो 7 क्वेश्चन उसके तय मान के चलो, अगर होता है तो। ठीक है, अब राजस्थान का जो आर्ट एंड कल्चर है उसके आते हैं कम से कम 9 से 11 क्वेश्चन। सबसे कम आते हैं हिस्ट्री के। वैसे तो राजस्थान हिस्ट्री जो है, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। कई बार उनको दिक्कतें पढ़ानी हो तो वो क्या करते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी को मिला देते हैं या फिर हिस्ट्री कल्चर को मिला देते हैं। दिखता वो कल्चरल क्वेश्चन है, होता वो हिस्ट्री का है, ऐसा भी कर देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हमारा पहला टारगेट होना चाहिए राजस्थान ज्योग्राफी। ठीक है, मैंने आपको 3 तरीके बताए। पहला तरीका तो ये है कि भाई आपको थ्योरी पढ़नी है, पसंद है तो आप थ्योरी पढ़ लें जितनी पढ़नी है आपको। दूसरा तरीका है कि नेट पे खूब सारे वीडियोस मिलते हैं, वीडियोस देखना है तो वीडियोस देखें। सबसे आसान तरीका एक ही है, क्वेश्चंस करना। कारण ये है क्योंकि आपको कौन सा आगे जाके जीके पढ़ानी है, आपको तो सिलेक्शन करना है। तो क्वेश्चन पढ़ने का तरीका क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। एक होता है कि क्वेश्चन पढ़ लिए, बस क्वेश्चन पढ़ने बैठते हैं कि 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आप पढ़ते हो, यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है उन्हें। एक तो होता है कि दिमाग से निकाल दो कि समझ नहीं आ रहा, करे रखो, जितने आप याद कर सकते उतने करो। जब भी क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं तो सबसे पहले आप जो राजस्थान का नक्शा है उसको याद करो। नक्शा याद करने से पहले याद करो ज़िले कितने हैं और उनको आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में याद करो। पहले याद करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, फिर उनको आप राजस्थान के नक्शे में बिना देखे भरने की कोशिश करो। जब आपको राजस्थान का नक्शा याद हो जाएगा ना, तो ये बात मान के चलना कि आपके आधे से ज़्यादा काम आसान हो जाएगा। एक बार रिकॉर्डिंग रोक दी तो कोई दिक्कत नहीं।